दोस्तों, द आर्क की ये कहानी कंटिन्यू है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारे मिल जाएंगे और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब शिप पर पानी आ चुका था। कूलिंग सिस्टम को चालू करने के बाद शिप का इंजन भी स्टार्ट हो गया। अब ये लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। सभी बहुत खुश थे। इतने में लेन फीलिक्स को लिए ब्रिज पर आता है और शेरन के अलावा सभी को बाहर जाने को कहता है। शेरन हैरानी से पूछती है कि आखिर ये सब किस बारे में। फीलिक्स बताता है कि हमें जेस्पर का कातिल मिल चुका है। शेरन पूछती है कि अच्छा, और वो कौन है? लेन उसके हाथ में टेबलेट थमाकर कहता है कि तुम। वो उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें शेरन किसी बार में एक आदमी को मार देती है। शेरन ये देखती है तो उसे हैरानी होती है और दुख भी, मगर वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब क्या है। लेन कहता है कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम्हें कातिल हो, तुमने पहले भी ये किया है और अब भी शिप पर एक आदमी को मार डाला क्योंकि वो तुम्हारा राज जानता था और ये फुटेज जेस्पर ने ही ली थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम उसे मारना चाहती थी और मार भी डाला ताकि वो तुम्हारा राज ना खोल दे। मगर शेरन अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि ना ही मैंने जेस्पर को मारा है और ना ही मैं इस फुटेज के बारे में कुछ जानती हूँ। फीलिक्स के लिए इतना सबूत काफी था। वो शेरन को उसी के रूम में कैद कर देता है जब तक सारे सबूत मिलने के बाद उस पर इल्जाम साबित ना हो। उसे अरेस्ट करने के बाद मीटिंग रूम में फीलिक्स, जेम्स और लेन की बात होती है। लेन को तो शुरू से ही शेरन पर शक था। वो फीलिक्स से कहता है कि हमें पूरे क्रू को ये बताना चाहिए कि शेरन ने क्राइम किया है और अब वो इंचार्ज नहीं रही। मगर फीलिक्स कहता है कि नहीं, उस पर जेस्पर का कत्ल साबित नहीं हुआ। फुटेज में वो शिप पर नहीं पृथ्वी पर है, तो मैं अभी नतीजे पर नहीं पहुंचा। लेन गुस्से में पूछता है कि और तुम्हें क्या सबूत चाहिए? जेस्पर ने ये रिकॉर्डिंग की थी और वो इससे शेरन को ब्लैकमेल करने वाला था, मगर शेरन ने उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। फीलिक्स सोच समझकर फैसला लेता है। खैर, फिलहाल जेम्स किसी के हक में बात नहीं करता। फीलिक्स जब मीटिंग रूम से बाहर आता है तो उसे एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में छोटा बच्चा भी था। फीलिक्स उस बच्चे के रोने की आवाजें भी सुनता है। फिर वो आदमी उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। फीलिक्स इस बात को अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। वो शेरन से पूछताछ करने जाता है। शेरन उसे बताती है कि इस फुटेज में मैं नहीं हूँ। फीलिक्स उसकी बात पर यकीन कैसे करता? वो कहता है कि ये फेक नहीं हो सकती, मगर शेरन उसे कहती है कि जब ये रिकॉर्ड हुई थी उस समय मैं लंदन में थी। तुम फुटेज की डेट और लोकेशन चेक कर सकते हो। खैर, फीलिक्स भी उसे ऐसे ही दोषी नहीं ठहरा सकता था, इसलिए वो अपनी पूरी तहकीकात करता है। एंगस जब बायो शेल्टर में था तो जेम्स उसके पास आता है और उसे अपने साथ एयरलॉक में ले जाता है। याद होगा आपको, जब जेम्स बाहर गया था ये देखने के लिए कि शिप से क्या चीज टकराई, तो उसने एक क्रिस्टल जैसा एक मटेरियल देखा था। चूने से वो पिघलने लगा और उसका हाथ भी काफी हद तक जल चुका था। वो ग्लव उसने एयरलॉक में ही छोड़ दिया था। अब जेम्स चाहता था कि एंगस इसकी जांच करे, ये किस तरह का एलिमेंट है। एंगस पहले तो कहता है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं, तुम्हें किसी वैज्ञानिक को ये दिखाना चाहिए। मगर जेम्स हंसता है, कहता है कि तुम शिप पर खाना उगाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने फर्टिलाइजर से बॉम्ब बनाया, यहाँ तक कि तुम ये भी समझ गए कि ये एलिमेंट ऑक्सीजन की वजह से अब पिघल नहीं रहा। तो मुझे लगता है तुमसे बेहतर ये कोई नहीं समझ पाएगा। और वैसे भी जब से हम जागे हैं हम में से हर कोई डबल ट्रिपल शिफ्ट कर रहा है। ना चाहते हुए भी एंगस इस काम के लिए मान जाता है। असल में जो सब्जियां उसने उगाई थी उसमें कुछ खराब हो गई थी, इसलिए एंगस उस पर ध्यान देना चाहता था। इसके बाद लेन दिखाया जाता है। वो कूलिंग सिस्टम चैम्बर से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात जेम्स से होती है। जेम्स शेरन के बारे में बात करता है। अजीब है कि वो उसके खिलाफ हो गया था। जैसे वो लेन से कहता है कि वो औरत खतरनाक है, यही मौका है उसके खिलाफ कोई फैसला सुनाने का। शायद हमें उसे मार देना चाहिए, वरना उसकी वजह से सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। और ये सब सुनकर लेन को बहुत हैरानी होती है कि आखिर जेम्स तो शेरन से इतनी नफरत नहीं करता था, तो आखिर इसे हुआ क्या? ना ही उसे शेरन पर शक था। ये सब लेन को उलझन में डाल देता है। वहाँ फीलिक्स को बार बार वही आदमी नजर आ रहा था जो शिप के क्रू मेंबर्स में से नहीं था, और उसके हाथ में एक बच्ची भी थी और उसकी रोने की आवाजें। जब फीलिक्स उनके करीब जाने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाते। इससे फीलिक्स घबरा जाता है।
और केट के पास आता है, उसे कहता है कि मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे रॉबर्ट और मेरी बच्ची नजर आ रही है। केट पूछती है कि रॉबर्ट कौन? तो फिलिक्स बताता है कि मेरे हस्बैंड। तब केट को समझ आती है कि इसलिए ये वॉशरूम में मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा था क्योंकि ये एक होमोसेक्सुअल है। फिलिक्स को गुस्सा आता है कि मेरे साथ एक समस्या है और तुम्हें सब मजाक लग रहा है, मगर केट उसे समझाती है कि ये सिर्फ तुम नहीं हो जो इन चीजों को हेल्यूसिनेट कर रहा है। काफी लोगों की रिपोर्ट्स आई है जिन्हें कुछ ना कुछ दिख रहा है, शायद ये केबिन फेवर है, एक जगह ज्यादा समय रहने की वजह से, और है ये स्पेस। वो फिलिक्स को आराम करने का मशवरा देती है। मिड पे में डॉक्टर सन दिखाई जाती है जो एक पेशेंट का इलाज कर रही थी, और ये तो आपको पता है कि शुरू से ही वो सही से नहीं सोई, वो काफी थक चुकी है और अपना दिमाग एक्टिव रखने के लिए वो खास तरह की पिल्स भी यूज कर रही है। उस समय सन को अपना हेड डॉक्टर हॉल्स नजर आते हैं जो उनके साथ बातें कर रहे थे। ब्रिज पर लेन और जेम्स की फिर से शेरन को लेकर बात होती है। जेम्स अभी भी यही बात कह रहा था कि अब भी मौका है, हम शेरन को मार देते हैं, फिर तुम इस शिप का कमांड संभाल लेना। मगर लेन को ये सब काफी अजीब लग रहा था और वो उसे चुप रहने का कहता है, मगर यहाँ सच सामने आया जब असली जेम्स उसके पास आता है। असल में शुरू से ही लेन जेम्स को हेल्यूसिनेट कर रहा था, हालांकि जेम्स कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता और शेरन के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। अब धीरे धीरे शिप पर मौजूद हर इंसान को कोई ना कोई नजर आ रहा था, यहाँ तक कि एक आदमी बेकाबू हो जाता है जिसे मिडवे में लाया गया और बेड से भी बांध दिया जाता है। डॉक्टर सन को कोई अंदाजा नहीं था कि सब इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, मगर वो कुछ टेस्ट करने वाली थी। कैफेटेरिया में ट्रेंट और इलिशिया की एक दूसरे से बातें हो रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, खासकर ट्रेंट इलिशिया को, मगर ट्रेंट को अब कैप्टन सूजन नजर आ रही थी और इलिशिया को अपनी माँ। अब इन लोगों को जो लोग नजर आ रहे थे वो इनका कोई अपना ही होता, या तो वो इन्हें अच्छी बातें करता, इन्हें मोटिवेट करता, या फिर वो इन्हें डराता और इनसे कोई बुरा काम करवाने के लिए उकसाता। वहाँ फिलिक्स डेटा को चेक कर रहा था, खासकर उस फुटेज को वो एनालाइज कर रहा था। काम करते समय उसे बच्चे की रोने की आवाजें आ रही थी, मगर अब वो समझ गया था कि ये उसका भ्रम है, इसलिए वो उन आवाजों पर ध्यान नहीं देता और डेटा से ये साबित हो जाता है कि शेरन सच कह रही है। उस फुटेज में वो नहीं है, मगर फिर उसमें है कौन, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है और ये फुटेज फेक नहीं हो सकती। ब्रिज पर जेम्स ये हेल्यूसिनेट करता है कि डॉक्टर सन उसका ब्लड सैंपल ले रही है ताकि उसकी जांच करे। उसे बांधा गया था और जेम्स इस बात से बहुत घबराया हुआ था। वो चिल्लाने लगा, मगर जल्द ही वो अपने इस भयानक सपने से बाहर आता है। इलिशिया उसके सामने खड़ी थी। अब सभी जान गए कि कुछ तो गड़बड़ है और सभी को कोई ना कोई नजर आ रहा था, मगर एक इंसान पर इस सब का असर नहीं हुआ। फिलिक्स जब शेरन के पास जाता है और उसे सच मालूम करने की कोशिश करता है कि अगर उस फुटेज में तुम नहीं तो कौन हो। पहले तो शेरन उसे ये बताना नहीं चाहती थी क्योंकि ये एक सीक्रेट था। वो फिलिक्स से वादा लेती है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे क्योंकि मैं इस मिशन का अहम हिस्सा हूँ। खैर शेरन बताती है कि असल में मैं क्लोन हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम डेनिस गार्नेट था। हमारे जीन्स में ऐसे बदलाव किए गए थे ताकि हम आम इंसान के मुकाबले स्पेस का सफर झेल सके। हम वो कर सकते हैं जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। हम बिना ऑक्सीजन के ज्यादा देर रह सकते हैं। रेडिएशन का असर हम पर बहुत कम होता है। हमारे जख्म जल्दी बढ़ते हैं, मतलब कि हम स्पेस मिशन के लिए ही बनाए गए थे। मगर डेनिस के डीएनए में थोड़े बदलाव किए गए थे। समय के साथ वो बदल गई, वो हिंसक बन गई। सिर्फ मुझे ही चुना गया, फिर मैं उससे नहीं मिली और फुटेज में जो है असल में वो डेनिस है। अब फिलिक्स को यकीन आ गया, उसे इस बात का पता नहीं था। खैर वो उससे माफी मांगता है और मीटिंग रूम में जब सभी लोग इस हेल्यूसिनेशन वाली समस्या के बारे में बात कर रहे थे तो शेरन भी वहां आती है। लेन ये देखकर हैरान था, पूछता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। तो फिलिक्स जवाब देता है कि ये बेकसूर है। लेन पूछता है कि कैसे और किस जानकारी की बुनियाद पर। तो फिलिक्स कहता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है। जेम्स पूछता है कि फिर कातिल कौन है। तो फिलिक्स कहता है कि मैं इस केस में लगा हुआ हूँ। इस बीच भी लेन को अपने हेल्यूसिनेशन वाला जेम्स नजर आता है जो गुस्सा था। कहता है कि उन्हें पहले ही शेरन को मार देना चाहिए था।
खैर डॉक्टर सन बताती है कि ये सब खतरनाक होता जा रहा है और अब तो मुझे डर है कि लोग मरने लगेंगे। केट देखती है कि उसके पास ईवा आई है जो कॉन्फेस करती है कि उसी ने जेस्पर का कत्ल किया। केट ये सुनती है तो सबको बताने जा रही थी, मगर ईवा उसे रुकने का कहती है। केट जब नहीं मानती तो ईवा अपना ही गला काट लेती है, मगर ये सच नहीं था। असल में ये केट का भ्रम था। ईवा तो उसके पास आई ही नहीं थी। वहाँ बायो शेल्टर में एंगस शेरन को हिल्यूसिनेट करता है क्योंकि एंगस को वो पसंद थी। हालांकि उसे पता था ये सच नहीं, मगर बातों बातों में एंगस जान जाता है कि असल में ये उसी पानी की वजह से जो कॉमेट से इन्हें मिला था। वो जल्दी से मेडबे में जाता है और डॉक्टर सन को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता वो गिर जाता है और बेहोश हो गया। डॉक्टर सन जल्दी से उसकी मदद के लिए भागती है। उसे थोड़ा बहुत समझ आ चुका था कि असल में वो पानी की बात कर रहा था। सन को डॉक्टर हॉल भी नजर आते हैं, इसलिए वो पानी को टेस्ट करती है। पता चलता है कि इस पानी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंसान के दिमाग पर असर करते हैं और ये पृथ्वी के पानी जैसा बिल्कुल नहीं। अब शुरू से यही हो रहा था। सबने कॉमेट वाला पानी पिया था, वो भी बिना टेस्ट किए। सन ये बात शेरन को बताती है। अब सबके अलावा सिर्फ शेरन ही थी जिस पर पानी का असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो अकेले में सन से बात करती है और सच बता देती है कि असल में मैं क्लोन हूँ, मुझे डॉक्टर हॉल ने बनाया है और मेरे ब्लड से तुम इसका कोई क्योर बना सकती हो क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बाकी सबसे बहुत स्ट्रांग है। सन को पहले से ही पता था, इसलिए वो उसका ब्लड लेती है, मगर इस बात को वो सीक्रेट रखती है। उसे जल्दी कोई क्योर ढूंढना था वरना सभी मर जाएंगे। खैर इससे पहले कि वो सबका इलाज कर पाती वो खुद भी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। शेरन को उसके हाथ में एक ट्यूब मिलता है और उसके टेबलेट पर जानकारी भी थी जिसे इलिशिया समझ गई थी। उस ट्यूब में ऐसे एंजाइम थे जो मॉलिक्यूल को खत्म कर सकते थे, इसलिए उसे पीने के पानी में डालना था क्योंकि एक एक पेशेंट का अलग से इलाज करना इतना समय नहीं था, इससे काफी लोग मर जाते। खैर जेम्स ऐसा ही करता है और कुछ समय के बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं जब वो उस नए पानी को पीते हैं। उनका वो भ्रम अब खत्म हो रहा है। हालांकि ईवा को हैरिस नजर आ रहा था और वो उसे जाने नहीं दे सकती थी, मगर केट उसे समझाती है कि तुम मर जाओगी, इसलिए मजबूरन वो पानी पी लेती है। अकल के ये दुश्मन अब समझ गए कि बाहर स्पेस से लाई किसी भी चीज को बिना टेस्ट किए खाना या पीना बिल्कुल नहीं, बल्कि छूना भी नहीं। खैर अब सभी लोग नॉर्मल थे, मगर एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है जब एंगस उस एलिमेंट की पूरी जांच करता है। वो जल्दी से ब्रिज की तरफ भागता है और कहता है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि शिप पर किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट को ना लाया जाए। जेम्स और शेरन वजह पूछते हैं तो एंगस बताता है कि वो एलिमेंट जो तुम्हारे ग्लव पर लगा था वो बिल्कुल अनजान है। हमें आज तक जितने भी एलिमेंट्स की जानकारी है ये उनमें से बिल्कुल नहीं। ये किसी तरह का एस्ट्रॉइड नहीं हो सकता, ये एक हथियार है। ये जानकर सभी को हैरानी होती है कि भला हम पर कौन हमला करेगा। हम पहले इंसान हैं जो अंतरिक्ष में इतनी दूर आए हैं। एंगस कहता है कि मैंने ये नहीं कहा कि ये इंसान का बनाया हुआ है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड का द एंड। दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है, जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।